नमस्कार। ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट के खास सेगमेंट नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यूज में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा सवाल सभी क्रिकेट लवर से है कि क्या आप जितनी नॉलेज टीम और उसके खिलाड़ियों के साथ ही T20 IPL और एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैचेस के बारे में रखते हैं, तब क्या आप इन सभी क्रिकेट मैचेस को आयोजित करने वाली संस्था BCCI के बिजनेस मॉडल के बारे में भी क्या आपको जानकारी रखते हैं? क्या आखिर इतने महंगे महंगे खिलाड़ी, बड़े बड़े स्टेडियम्स, दर्शकों के बहुत सारे अरेंजमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, सवाल है कि आखिर इतना सारा पैसा आता कहां से है और इन मैचेस पर इन्वेस्टमेंट कौन करता है? साथ ही क्रिकेट से होने वाला वेल्थ प्रॉफिट कितना होता है और इस प्रॉफिट का हकदार कौन कौन होता है? यानी इन क्रिकेट मैचेस का पूरा मैनेजमेंट रन कैसे करता है? इस पर आज ओवरव्यूज के साथ यह एपिसोड क्रिकेट के चाहने वालों को डेडिकेट यानी समर्पित है। No news, only info overviews. पिछले साल के मुताबिक आईपीएल का फाइनल मैच जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइज मिली थी। हालांकि इस मैच में जीती गई यह राशि एक औसत आदमी के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आईपीएल टीम के लिए इस विनिंग प्राइज का एक्चुअल गणित क्या है, यह अपने आप में समझने वाला और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जरा सोचकर देखिए कि पिछले सीजन में आईपीएल की लगभग सबसे सस्ती टीम राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू ही लगभग 250 करोड़ रुपए है। इससे भी हैरान करने वाली वैल्यू तो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम की है जो लगभग 2700 करोड़ रुपए है। ऐसे में इन टीम्स के लिए 20 करोड़ रुपए जैसी विनिंग प्राइज की क्या ही इंपोर्टेंसी बचती है। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आपको आपके टीवी या मोबाइल के पर्दे पर दिखता है वह तो सिर्फ आपके मनोरंजन का विषय मात्र है, वरना क्रिकेट का अंधा धंधा यानी असली बिजनेस वाला गेम तो पर्दे के पीछे होता है, जिसकी खबर सिर्फ अंदर के लोगों को ही होती है। लेकिन यह खबर आज बाहर के लोगों को यानी आपको भी होगी। इसलिए आज इस एपिसोड में समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल यानी असली धंधे के कॉन्सेप्ट के बारे में। जो लोग क्रिकेट के डाई हार्ट फैन हैं, मुझे लगता है उन्हें जरूर पता होगा कि 2008 में आईपीएल की शुरुआत होने से करीब एक साल पहले जी टीवी और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र की ही ओवनेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस द्वारा 2007 में इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल की लॉन्चिंग की गई थी। गौर कीजिए, यहां हम आईपीएल नहीं बल्कि आईसीएल की लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं और इस पूरी की पूरी आईपीएल हिस्ट्री में आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2007 तक बीसीसीआई ने आईपीएल की शुरुआत की ही नहीं थी। लेकिन कुछ ही समय में आईसीएल ने देश भर में ऐसा जादू किया कि न सिर्फ क्रिकेट के दर्शकों को यह बहुत पसंद आया बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी भी इससे परेशान होने लगे थे, क्योंकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट के सभी खिलाड़ी आईसीएल का रुख करने लगे थे और खिलाड़ियों को आईसीएल मैच खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई को अपने सभी खिलाड़ियों की सैलरी तक बढ़ानी पड़ी थी। लेकिन इसका खिलाड़ियों पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। तब बीसीसीआई ने नए नियम बनाकर इसका तोड़ निकालने की कोशिश की और वह नियम यह थे कि बीसीसीआई के साथ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट रखने वाला जो भी खिलाड़ी आईसीएल खेलेगा वह इंडिया के लिए कोई भी मैचेस नहीं खेल पाएगा, यानी उसे लाइफ टाइम के लिए बीसीसीआई से बैन कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि बीसीसीआई और आईसीसी ने जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के आईसीएल को भी कोई वेलिडेशन नहीं दी थी, जिसके चलते 2009 में आईसीएल ने अपना आखिरी मैच खेलकर इसे बंद कर दिया था। लेकिन सितंबर 2007 में ही बीसीसीआई के डायरेक्टर ललित मोदी ने आईसीएल का क्रेज देखते हुए आईसीएल के ही लगभग सेम कॉन्सेप्ट पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत की थी। क्रिकेट के चाहने वालों को आज एक और फैक्ट यानी सच से सामना करा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बीसीसीआई एक सरकारी संस्था है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि देश की आजाद होने से लगभग 18 साल पहले यानी 1 दिसंबर 1928 में बीसीसीआई को उस वक्त के मद्रास यानी आज के चेन्नई में तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। मतलब बीसीसीआई प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, जबकि बीसीसीआई 1926 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की सदस्यता मिलने के बाद बीसीसीआई आईसीसी के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी खेलों को ऑर्गेनाइज करने के रूप में जिम्मेदारी संभालता है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि बीसीसीआई सरकार की ही कोई एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है जिसका खुद का अपना एक बोर्ड है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही पूरी की पूरी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो इस बोर्ड को गवर्न करती है। वहीं बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ ही डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसे बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तथा 2019 में शुरू की गई महिला प्रीमियर लीग के साथ ही ज्यादातर भारतीयों की पसंद किए जाने वाला
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट का आयोजन भी बीसीसीआई स्वतंत्र रूप से करती है। ये तो थी क्रिकेट, बीसीसीआई और आईपीएल के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो क्रिकेट लवर होने के नाते आपको होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आईपीएल के अंधे धंधे यानी बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। आईपीएल अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों की डायरेक्ट रीच यानी पहुंच है। फिर वह क्रिकेट के फैंस के रूप में हो या क्रिकेट की ऑडियंस या कहें कि दर्शकों के रूप में हो, और ऑडियंस की इसी लोकप्रियता के साथ एक बड़ी संख्या का होना ही आईपीएल को अंधे धंधे या कहें कि मोटी कमाई का एक बेस फॉर्मूला देता है। आईपीएल के बिजनेस ग्राफ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अपने भारत में क्रिकेट का सर्वे सर्वा बीसीसीआई ही है, क्योंकि बीसीसीआई न सिर्फ क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है बल्कि क्रिकेट को बिजनेस में भुनाने का पूरा गणित भी इसी की मेजबानी में हल होता है। आईपीएल के बिजनेस को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आईपीएल के अंधे धंधे का सोर्स नंबर 1, बीसीसीआई अपने मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए किसी एक टीवी चैनल को ब्रॉडकास्ट राइट सेल करता है, जो कि काफी महंगा होता है। वहीं अगर टीवी चैनल के ब्रॉडकास्ट राइट्स की कीमत की बात करें तो आप जरूर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि कीमत आपकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा है। साल 2008 से 2017 तक ये राइट्स सोनी टीवी ने खरीदे थे और इसकी कीमत थी हर सीजन के लिए 820 करोड़ रुपए, यानी टोटल 10 साल के लिए सोनी टीवी ने बीसीसीआई को ब्रॉडकास्ट राइट के बदले 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। जबकि इससे भी अधिक तो आप अब हैरान होंगे, क्योंकि कीमत कई गुना बढ़ने वाली है। साल 2018 में ये राइट्स स्टार स्पोर्ट टीवी चैनल ने खरीदे थे, और वो भी लगभग 4 गुना से भी अधिक, यानी 3,300 करोड़ रुपए प्रति सीजन में। हालांकि इस ब्रॉडकास्ट राइट के बदले मिली कीमत में से 50% बीसीसीआई के पास जाता है और बाकी 50% आईपीएल में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स में डिवाइड करके बांट दिया जाता है। आईपीएल के अंधे धंधे का सोर्स नंबर 2, बीसीसीआई हर बार आईपीएल सीजन के टाइटल को भी सेल आउट करता है। हालांकि इसके लिए भी बाकायदा बोली लगाई जाती है, क्योंकि टाइटल पाने के लिए स्पॉन्सर्स की एक लंबी लाइन बीसीसीआई के दरवाजे पर लगी रहती है। कुछ लोगों को ये टाइटल वाली बात समझ ही नहीं आ रही होगी, तो आपको बता दें कि आप हमेशा आईपीएल को किसी न किसी टाइटल जैसे पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल या टाटा आईपीएल जैसे नामों के साथ सुनते होंगे, जिनमें आईपीएल से भी पहले जो नाम आता है वही टाइटल स्पॉन्सर कहलाता है। और आपको क्या लगता है कि टाइटल कोई भी हरी गरी कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर करना खेल नहीं है बच्चों का। हालांकि इस बात का अंदाजा पिछले मैचेस में टाइटल स्पॉन्सरशिप की कीमतों से लगाया जा सकता है। आईपीएल के जन्म से 5 साल तक, यानी साल 2008 से 2012 तक डीएलएफ आईपीएल के नाम से जाना गया, और डीएलएफ को अपना नाम आईपीएल के साथ जोड़ने के लिए 40 करोड़ रुपए सालाना का भुगतान बीसीसीआई को करना पड़ा। इसके बाद साल 2013 से 2015 तक पेप्सी ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, और इसके बदले बीसीसीआई को लगभग 79 करोड़ रुपए सालाना दिए। और इसके बाद चाइना की कंपनी वीवो ने 100 करोड़ रुपए सालाना में क्रेजी स्पॉन्सरशिप 2 साल के लिए खरीदी, और इसका मुनाफा देखकर वीवो ने ही जस्ट अगले 2 साल के लिए यानी 2018 से 2019 तक के लिए 440 करोड़ रुपए सालाना देकर यह स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से वीवो के नाम ही रही। लेकिन साल 2020 में वीवो ने अपना नाम आईपीएल से हटा लिया और 222 करोड़ रुपए का भुगतान करते हुए ड्रीम 11 ने इसे खरीदा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वीवो ने साल 2021 में एक बार फिर से पुरानी रेट यानी 440 करोड़ रुपए एनुअल में तीसरी बार आईपीएल को टाइटल स्पॉन्सर किया, और इसके बाद 2022 से 2023 तक 300 करोड़ रुपए पर ईयर, और 2024 से 2028 तक यानी अगले 5 साल के लिए 500 करोड़ रुपए पर ईयर में टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। मतलब 2500 करोड़ रुपए में अगले 5 साल तक के लिए आईपीएल टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। और यहां भी इस स्पॉन्सरशिप से कलेक्ट हुए पैसे में से 50% खुद बीसीसीआई रख लेता है, और बाकी का 50% इन टीम्स में डिवाइड करके बांट दिया जाता है। आईपीएल के अंधे धंधे का सोर्स नंबर 3, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक आईपीएल की टीम को या तो प्राइवेट कंपनी या ग्रुप रन करता है, या फिर कोई एक व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज द्वारा ये टीम्स रन की जाती है, और बाकायदा खिलाड़ियों को महंगी महंगी बोलियां लगाकर यानी ऑक्शन करके इन टीम्स द्वारा खरीदा जाता है। खिलाड़ियों को ऑक्शन करने के साथ ही इसके बाकी अरेंजमेंट्स जैसे ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर भी फ्रेंचाइजी लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए तक खर्च करती है। यह बेहद सिंपल सा फंडा है कि एक टीम को अरेंज कर मैदान पर उतरने में इतना सारा पैसा खर्च करना, और वो भी बिना प्रॉफिट के, एकदम असंभव सा लगता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट करना जरूरी है कि बीसीसीआई के बिजनेस में तो सीधे तौर पर 50% हिस्सा टीम्स के ओनर्स को मिल ही जाता है, साथ ही साथ इन टीम्स को भी सेपरेट स्पॉन्सर से मिल जाती है। जैसे अक्सर आप आईपीएल मैच खेल रहे खिलाड़ियों के कैप, टी शर्ट और पैंट पर भी कंपनियों के लगभग 10 लोगो या नाम लिखे हुए दिखते हैं।
आईपीएल की टीम्स इन सबके लिए भी अलग अलग जगह पर नाम लिखने का अलग अलग प्राइस चार्ज करती है और खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म के स्पॉन्सरशिप का 100% हिस्सा सिर्फ आईपीएल के ओनर्स के पास ही जाता है। आईपीएल के अंधे धंधे का सोर्स नंबर 4। इसके अलावा दर्शकों द्वारा स्टेडियम के टिकट खरीदने पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इसका भी लगभग 80% जाता है आईपीएल टीम्स के मालिकों के पास। स्पेशली कहा जाता है कि जिस स्टेट के स्टेडियम में आईपीएल मैच होता है उस स्टेट की टीम के पास 80% रेवेन्यू जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है तो 80% पैसा जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के पास, बाकी 20% पैसा जाएगा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। हालांकि बीसीसीआई द्वारा प्राइज मनी के नाम पर फाइनल विनर टीम को 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलता है, तो वहीं इसके अलावा फाइनल में हारने वाली टीम को भी लगभग 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि क्वालिफाई में हारने वाली टीम को भी लगभग 7 करोड़ रुपए मिलते हैं और एलिमिनेटर मैच हारने वाली टीम को लगभग 6.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह क्लियर करना बेहद जरूरी है कि ये विनिंग प्राइजेस का 50% हिस्सा आईपीएल टीम्स के ओनर्स के पास जाता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम के सभी खिलाड़ियों को बराबर बराबर डिवाइड करके बांट दिया जाता है। जीत का किसके लिए क्या है मतलब? अगर हम एक खिलाड़ी को दिमाग में रखकर सोचें कि आईपीएल के एक खिलाड़ी के लिए टीम की हार और जीत या उसके खुद के परफॉर्मेंस का क्या महत्व है, तब यह कहना बेहद आसान है कि खिलाड़ी कभी भी विनिंग प्राइज को ध्यान में रखकर मैच नहीं खेलता है, क्योंकि एक अच्छी खासी प्राइज तो ऑलरेडी ऑक्शन के दौरान एक खिलाड़ी को पहले ही मिल चुकी होती है। यहाँ पर एक खिलाड़ी के लिए विनिंग प्राइज के असली मायने सिर्फ 2 हो सकते हैं। पहला उसकी टीम को जिताने वाली जिम्मेदारी, और दूसरा अगर एक खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के साथ ही खुद भी अगर उम्दा दर्जे का प्रदर्शन करता है तब उस खिलाड़ी की कीमत अगले ऑक्शन के दौरान काफी बढ़ जाती है। वहीं अगर जीत के मायने आईपीएल की टीम की मालिकाना नजरिए से देखें तो कहा जा सकता है कि लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला टीम ओनर कभी भी महज 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइज के लिए टीम खड़ी नहीं करेगा। यहाँ पर बेहद दिलचस्प बात है कि टीम ओनर फाइनल मैच के हारने या जीतने से पहले ही अपना मुनाफा या कहें कि इन्वेस्ट किए हुए पैसे से भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा चुका होता है। और एक आईपीएल टीम के ओनर के लिए जीतने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर उसकी टीम लगातार मैचेस को जीतते हुए अगर सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ बढ़ती है या ओवरऑल फाइनल मैच जीत भी लेती है, तब उस टीम को बाकी टीम से ज्यादा अच्छे और महंगे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, यानी उस टीम का प्रॉफिट कैप कई गुना बढ़ जाता है। और प्रॉफिट वाले गणित की इसी पाइथागोरस प्रमेय को भुनाने के लिए आईपीएल टीम्स के ओनर्स सलामी बल्लेबाजों को अपनी टीम में लेने के लिए ऑक्शन के दौरान पानी की तरह पैसा बहाते हैं। वही अगर बात करें कि दर्शकों के लिए टीम के आईपीएल फाइनल मैच को जीतने के क्या मायने हैं, तब यह कहा जा सकता है कि एक दर्शक आईपीएल की जीत या हार को वनडे वर्ल्ड कप की हार या जीत से कंपेयर नहीं करता है, बल्कि आईपीएल में हार और जीत का मतलब प्रति दर्शक पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक दर्शक न सिर्फ दर्शक होता है बल्कि वह एक फैन भी होता है। और इस नजरिए से कहा जा सकता है कि जिस फैन या कहें कि जिस दर्शक का फेवरेट खिलाड़ी जिस टीम में होता है, तब वह दर्शक हमेशा चाहेगा कि वही टीम आईपीएल फाइनल मैच तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि जीते भी। हालांकि हम सट्टा लगाने वाले लोगों की आईपीएल टीम्स के हारने और जीतने के मतलब पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन सट्टा लगाने वाले सटोरियों का कोई भी दिल से इंटरेस्ट इन आईपीएल मैचेस में नहीं होता है और इंडिया में सट्टा लगाना लीगल भी नहीं है। तो ये थे आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई के मोटी कमाई वाले अंधे धंधे के सोर्सेस। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब सभी आईपीएल की टीम्स ऑलरेडी इन सोर्सेज से इतना सारा पैसा कमा ही लेती हैं, तब अगर देखा जाए तो इन टीम्स के लिए जीत और हार तो बस एक इज्जत की बात रह जाती है, क्योंकि इनको विनिंग प्राइस से कई गुना ज्यादा वेल्थ प्रॉफिट तो पहले ही मिल चुका होता है। हालांकि पैसा कहां से आता है और किस किस में डिवाइड करके बांट दिया जाता है, ये आपको हम डिटेल्स में बता ही चुके हैं। और आपको यह भी जानना चाहिए कि एक आईपीएल टीम खड़ी करने के लिए कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एक इनसाइड सोर्स के मुताबिक खिलाड़ियों को खरीदने से लेकर टीम को मैदान पर उतरने के लिए हरी झंडी मिलने तक एक आईपीएल टीम ओनर को लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी अधिक होने के चलते कई बार आईपीएल टीम की ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल के बजाय कई सारे लोगों या कंपनियों के पास होती है। इसे समझने के लिए टीम चेन्नई सुपर किंग्स का उदाहरण ले लेते हैं। इस टीम का मालिकाना हक एन श्रीनिवासन जी के पास है, लेकिन इस टीम की हिस्सेदारी की बात करें तो ये 30.01% इंडिया सीमेंट के पास, 6.9% श्री श्रद्धा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के पास, वहीं 6.04% एलआईसी के पास और 2.04% राधा कर्टन एस दमानी जी के पास है। इस एपिसोड में इतना ही। न्यूज नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के बेहतर ओवरव्यू जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का यह खास सेगमेंट नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यू। जय हिंद, शुक्रिया।
No news, only info overviews.